ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है ना, हम लोग क्लास सी एम्पलीफायर्स को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। जो फर्स्ट डे मैंने आपको एक टेबल सा दिखाया था जिसके ऊपर तमाम एम्पलीफायर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई थी। उसमें क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में एक बात तो ये थी कि इसका जो कंडक्शन एंगल होता है वो लेस दैन 180 होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती। तीसरी बात यह है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ टाइप कम्युनिकेशन में ये नॉर्मली यूज़ होता है। तो आज ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम ज़्यादा थी तो इसी वजह से मैंने ये ज़रा रिकॉर्डिंग डिफरेंट अंदाज से करने की कोशिश की है इस दफ़ा। आई होप कि इससे आपको समझ आ जाएगी बात। तो बेसिक क्लास सी ऑपरेशन, तो हम करना क्या चाह रहे हैं। एम्पलीफाई तो मैंने करना ही करना है। ये मेरा एक इनपुट सिग्नल है, राइट। इसको मैंने एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई तो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्लास सी जो ऑपरेशन है ना, वो ये है कि इसके एक ख़ास पोर्शन तक मेरा सिग्नल आएगा और वो एम्पलीफाइड होगा, राइट। अगर ये पूरी की पूरी वेव आएगी, इसका मतलब ये है कि कंडक्शन एंगल 180 है। अगर ये इस तरह से पूरा होगा तो ये कंडक्शन एंगल मेरा 360 होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका एक पोर्शन चाहिए, दैट मीन्स कंडक्शन एंगल लेस दैन 180। पहले तो ये बात हो गई ज़रा कंडक्शन एंगल की। अब देखो ज़रा, ये पूरी एक इनपुट वेव है, सिर्फ इसका एक छोटा सा पोर्शन है जिस वक्त ये कंडक्ट कर रहा है, राइट। ये जो छोटा सा पोर्शन है, उस वक्त मेरे पास IC की कोई वैल्यू थी। तो ये बात हो गई कि लेस दैन 180 का क्या मतलब है। अब ज़रा इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपको एक चीज़ का पता है कि हमारा ट्रांजिस्टर उस वक्त कंडक्ट करता है जब आपके पास VBE 0.7 से ज़्यादा हो। 0.7 वो केस अगर ये सिलिकॉन बेस्ड है, राइट। अगर जर्मेनियम होगा तो 0.3 होगा। आप आई होप कि ये बात आपको पता होगी। तो अब ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ पर 0.7 होता है, यहाँ पे जो VBE की वैल्यू होती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नेगेटिव VBB दे रहा हूँ, यानी कि ये 0.7 को और ज़्यादा नेगेटिव कर देगी जितनी भी इसकी वैल्यू होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे इसका। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये ट्रांजिस्टर उस वक्त कंडक्ट करेगा जब VBB प्लस VBE इस सब की जो वैल्यू है ये उस ख़ास वैल्यू से ज़्यादा होगी जो इससे है। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, VBB प्लस VBE ये दोनों जब ज़्यादा होंगी, इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगी, उस वक्त आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। आई बात समझ? एक सेकंड रुकना, मैं पीछे ये उठा लूँ ज़रा। कहाँ गया? हाँ, वो देना ज़रा, ब्लू वाला। अच्छा, तो देखो ज़रा, जब हमारी Vin, VBB और VBE इन दोनों से ज़्यादा होगी इस पोजीशन में, तो इस वाले छोटे से पोर्शन में आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा, राइट। तो यही पोर्शन है जब आपका सिग्नल आएगा, ओके। तो ये एक आपका बेसिक ऑपरेशन है। जो कंडक्शन एंगल लेस देन 180 वाली बात है वो यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई हो रही है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, पावर डिसिपेशन की बात करेंगे। पावर डिसिपेशन उस वक्त होगी जब आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा, ओके। वंस अगेन आई रिपीट, जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा उसी वक्त ही पावर डिसिपेशन होगी ना। तो वो क्या है, सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन आउटपुट वोल्टेज, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे T ऑन अपॉन कैपिटल T से। T ऑन क्या है,
वो पोर्शन, वो टाइम पीरियड जब आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरे का पूरा टी है, तो ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये टी ऑन है और ये कंप्लीट टी है। ऑन टाइम जितना ज़्यादा होगा आपकी पावर डेसिपेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। तो ये आप लोगों के पास होगी डेसिपेटेड पावर, एवरेज डेसिपेटेड पावर, टी ऑन ओवर टी इंटू आई सी सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय वी सी ई सैचुरेटेड। तो ये तो पावर डेसिपेशन वाली बात हो गई। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब ज़रा एक और चीज़ आ जाती है आपके पास, रेजोनेंट टैंक सर्किट। ऑपरेशन मेरा यही है, मतलब जो ऊपर आपको ऑपरेशन बताया ना, ऑपरेशन मेरा वही है। अब इस ऑपरेशन को मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ, यानी कि ये जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाई है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर होता है। जो रेजिस्टिव सर्किट ऊपर आया ना, जहाँ पे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई थी, वहाँ पे नॉन लीनियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको लीनियर के करीब करने के लिए यहाँ पे मैं एक टैंक सर्किट बना रहा हूँ। ये टैंक सर्किट का जब मैं आपको ऑपरेशन समझाऊंगा आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि मैं इसको किस तरह से अचीव करूँगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये ऑपरेशन समझने से पहले मैं ज़रा टैंक सर्किट के बारे में बता दूं कि ये टैंक होता क्या है। देखो, ये आपके पास एक एलसी सर्किट, सॉर्ट ऑफ एक एलसी सर्किट है। ऊपर आपके पास है वीसीसी। ट्रांजिस्टर उस वक्त ऑन होगा जब कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कर रहा होगा। आई रिपीट, ट्रांजिस्टर आपका ये उस वक्त कंडक्ट करेगा, उस वक्त ऑन होगा जब ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कर रहा होगा, यानी कि ये वीसीसी इधर पूरे का पूरा आ रहा होगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो ऑसिलेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर ऑसिलेटर इसको कहते हैं, बाय द वे ऑसिलेटर के तौर पर यूज़ होता है ऑसिलेशन का प्रोसेस। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अब ज़रा गौर से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। सबसे पहले ये जो वीसीसी है ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ओके। उसके बाद फिर क्या होगा, अब जरा इसकी पोलैरिटी देखो। जब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ होता तब ये प्लस था, यहाँ पे माइनस था, क्योंकि ये ऊपर प्लस है तो ये प्लस, यहाँ माइनस। कन्वेंशनल करंट की बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मत समझो। जब ये इस तरह की चीज़ें समझनी होती हैं तो इन माई एक्सपीरियंस बेहतर तरीका ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट को ही देखो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट फ्लो एज्यूम किया करो। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा, राइट। इस तरह से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो आपका इंडक्टर भी अकॉर्डिंगली चार्ज हो जाएगा। फिर ये होगा कि जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। इंडक्टर डिस्चार्ज होते वक्त पहले ये पोलैरिटी देखो, पहले यूँ पोलैरिटी थी, अब जब इंडक्टर यहाँ पे चार्ज होगा तो फिर इस तरह की पोलैरिटी बन जाएगी। उसके बाद फिर जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो फिर यहाँ पे उल्टी पोलैरिटी बनेगी कैपेसिटर के अक्रॉस, राइट। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। मैं उंगली करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन माउस है तो समझ नहीं आएगी। कैपेसिटर डिस्चार्ज इस तरह से होगा, इस तरह से डिस्चार्ज होते हुए ये इंडक्टर आपका चार्ज हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर इंडक्टर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर इंडक्टर इसको चार्ज करेगा कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इस तरह से आपका ये एक साइकिल चलता रहेगा, यूँ फिर यूँ, यूँ फिर यूँ। तो इसमें सिर्फ एक ही पोर्शन आएगा जिस वक्त आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा, वो जो ये स्टार्ट में आपको बताया गया है। जब कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ है आपका ट्रांजिस्टर उसी वक्त ही कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको। ज़ाहिर है मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, सामने बैठे होते तो बहस भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ। तो एनीवेज़ ये आपका यहाँ पे मैंने टैंक सर्किट लगा दिए। अब आप सिर्फ यही एज्यूम करें कि सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आएगा जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा होगा, उस टाइम ये आपका सिग्नल जाएगा। इनपुट सिग्नल उसी वक्त ही कंडक्ट करेगा जब आपका ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग ये टैंक सर्किट यूज़ करते हैं। यही जो रेजिस्टिव वाला ऑपरेशन है ना, ये इस टैंक सर्किट के ज़रिए अब हमने अचीव किया है।
राइट। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्लास सी पावर एम्पलीफायर था। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं ये बुक आपके साथ शेयर कर दूँगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सिलेबस देख के नहीं घबराना। जो पहले हमने बीजेटी वगैरह पढ़े हैं वो अब मैं इंशाल्लाह फ़ाइनल में नहीं दूँगा। एफईटी से जो मैंने स्टार्ट किया मैं वो ही फ़ाइनल में दूँगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया फ़ाइनल का सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाता जा रहा हूँ आगे मैं थोड़ा सा ऑप एम्प्स भी पढ़ाऊँगा। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था हमारे सिलेबस में पावर एम्पलीफायर्स का। तो आई होप इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दे दिए। आई होप कि समझ भी आई होगी। क्वेश्चन आप लोग पूछते नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ, चलो आपकी मर्ज़ी। मैक्सिमम पावर आउटपुट भी देख लो। मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी? जब VRMS होगा और RC होगा। VRMS क्या होता है? 0.007 ऑफ VCC, जो कि पीक वैल्यू होती है। तो स्केल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और फिर ये बीच में पूरा सफ़र टैंक ऑपरेशन का जो भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा इसको पढ़ लेना बाय द वे। और एफिशिएंसी है पावर आउटपुट डिवाइड बाय टोटल पावर। अब ये जो PD एवरेज है ना, वो कहता है कि भाई ये जो P आउट है ये बहुत ज़्यादा होती है, PD एवरेज की वैल्यू बहुत कम होती है। तो ये क्लोज टू प्रैक्टिकली 95% तक आ जाती है। यहाँ पे 100% लिखा है, लेकिन क्लोज टू 95% ही होती है यहाँ पे। बॉल स्टैट की आप बुक पढ़ेंगे तो ये क्लोज टू 95% ही आपको डिस्प्ले करेगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये चीज़ भी है, फ्रीक्वेंसी इसको नहीं देख रहे, बल ये बात है कि ऑसिलेटर सर्किट होता है ना, ये थोड़ी देर के बाद डाई आउट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी लॉस हमेशा हो रहा होता है, मुसलसल इसके अंदर एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो इसको पुश कौन देता है? इसको पुश देता है ये जो ऊपर आपके पास VCC लगी होती है, वो इसको मुसलसल पुश देता रहता है। देयरफॉर ये ऐसे चलता ही रहता है। फिर ये फ्रीक्वेंसी वगैरह इसको अभी छोड़ दें, ये सेकंड हार्मोनिक वगैरह भी इसके अंदर आता है। तो क्लैम्पर बाइस मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी बस सिंपल सी 2-4 एग्जांपल्स हैं। इसका ऑपरेशन जो है ना, ये जो 4 एम्पलीफायर्स हैं, ये इसका ऑपरेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। जो बेसिक ऑपरेशन है मैं वो दे सकता हूँ। इसके ऐसा सच न्यूमेरिकल बनते नहीं हैं। डिज़ाइनिंग जो है इसकी वो मैं आपको लैब में दूंगा। हो सकता है जो लैब में आपको टास्क दूँ मैं उसी तरह का ही आपको थ्योरी में क्वेश्चन दे दूँ। अगली लैब में इंशाल्लाह मैं क्लास A या क्लास AB टाइप कोई लैब करा लूँगा आप लोगों को। क्लास A तो खैर करते आ रहे हैं हम हमेशा से, क्लास B या AB या C इस तरह का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लैब में टास्क दूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो हो गया यार, बस सिलेबस थोड़ा सा रह गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू देन।